मृणाल का न्यू एडमिशन है क्या? मृ मृणाल तांडले तांडले चैताली तांडले, अच्छा चैताली है, ओके नो प्रॉब्लम। चैताली आज ऑनलाइन क्यों है? चैताली ऑनलाइन क्यों है आज? हेलो, हाँ। सो वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, ओके। और मतलब जैसे होता है अपन कंटिन्यू करेंगे, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो ये वाला जो यूनिट है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लोगों से मैक्सिमम आंसर आए। हम लोग सब मिलके इसको रिवाइज करेंगे। तुम लोगों को कितना याद है, या फिर तुम लोगों को कोई डाउट है क्या इसमें, तो अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। शर्विन, और कौन है आज? कौन, कितने लोग नहीं आए? कार्तिक है, शर्विन है, कार्तिक है, हाँ, सोमेश है, कार्तिक है। भूषण नहीं आया क्या? भूषण भी है। सुयश नहीं आया। प्रसाद नहीं है, हाँ उस दिन भी नहीं आया था प्रसाद तो। अच्छा, 4-5 लोग नहीं है। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? जिस चीज में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कौन, सब्जेक्ट मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस या कोई अदर इंश्योरेंस। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, एनी फ्यूचर इवेंट, करेक्ट है? दैट इवेंट इज कोलैटरल, दैट इवेंट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट वो जो इवेंट है, क्या उसमें बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट है पार्टीज को? यस, it is a contract to do or not to do something if some collateral event does or does not happen. अगर कोलैटरल इवेंट हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, अगर कोलैटरल इवेंट नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। बट कोलैटरल इवेंट का होना या ना होना, इससे हमें फर्क पड़ता है क्या? डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। बट जो वेजरिंग एग्रीमेंट था, उसमें कोलैटरल इवेंट का होना या ना होना, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। हमें अल्टीमेटली किससे फर्क था? मनी और मनीज वर्थ, पैसा। यहाँ पे पैसों से मतलब नहीं है अल्टीमेटली, यहाँ से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से मतलब होता है। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होता है? यस, इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट। क्या वो कोलैटरल इवेंट अनसर्टेन है? मतलब इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, अपने हाथ में नहीं है वो कोलैटरल इवेंट। सो अगर, क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रोमिसर की मर्जी से हो सकता है क्या? नहीं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, इट विल हैपन ओनली इफ द कोलैटरल इवेंट हैपन और कोलैटरल इवेंट डज नॉट हैपन। ऐसा भी रूल हो सकता है कि कोलैटरल इवेंट नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगी। आई विल गिव यू गुड्स ओनली व्हेन शिप डज नॉट रिटर्न और शिप सिंक्स। तो अल्टीमेटली कोलैटरल इवेंट के ना होने पे मैंने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है। सो आइदर ऑफ द केस, दोनों हो सकता है। कोलैटरल इवेंट हो भी सकती है, कोलैटरल इवेंट नहीं भी हो सकती है। कोलैटरल इवेंट हैपनिंग मतलब क्या? कोई अनसर्टेन इवेंट है, अगर वो हुई, मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ माय शिप रिटर्न्स देन ओनली आई विल सेल माय गुड्स टू मिस्टर एक्स वाई जेड। तो इवेंट का होना जरूरी है। यस, इवेंट का होना जरूरी है। मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ ऑल द स्टूडेंट, दैट इज 100% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, देन ओनली आई विल टीच न्यू टॉपिक, ऐसे मैंने बोला। तो अल्टीमेटली मैंने क्या है? कंडीशन लगाई। कंडीशन कुछ होने पे लगाई, कंडीशन कुछ होने पे लगाई। या फिर मैंने अगर ऐसी कंडीशन लगाई होती कि आई विल टीच न्यू टॉपिक ओनली व्हेन नो वन इज प्रेजेंट, तो अल्टीमेटली मैंने कोलैटरल इवेंट ना होने पे कंडीशन लगाई। सो माय कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड ऑन आइदर
हैपनिंग ऑफ द इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर कोई इवेंट है विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन है, तो क्या अपना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? जैसे कि कोई एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल रहा है, देख तू ये जो पूरा ओशियन है ना, ये जो पूरा ओशियन है, इसको पूरा एक राउंड चक्कर स्विमिंग करके आ, पूरा राउंड स्विमिंग करके आ, जब तू वापस लौटेगा तब मैं तुझे क्या करूंगा, गुड्स का डिलीवरी दूंगा। तो ये केस में आपको नहीं लगता ये जो इवेंट है, जो अनसर्टेन इवेंट है, वो खुद ही इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ है? या फिर ए ने बी को ऐसा बोला कि देख तू पूरे अगर स्टार्स काउंट कर लेगा और मुझे फाइनल नंबर बोल देगा स्टार्स का, तो आई विल सेल गुड्स टू यू और आई विल कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। तो अल्टीमेटली जो अनसर्टेन इवेंट है वो ही क्या बन गई, अनसर्टेन जो इवेंट है वही इम्पॉसिबल बन गई। तो इन दैट केस कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर एज void one। अभी जैसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो सकता है हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम? स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो इवेंट का परफॉर्म होना भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो सकता है। जैसे शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, अगर 1.5 साल बाद शिप वापस आई तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, क्योंकि क्योंकि 1.5 साल हो गया है, क्योंकि 1.5 साल हो गया है, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। अगर 1 साल के अंदर शिप वापस आई कि फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वापस आई, तो देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो ये है हैपन विद इन फिक्स टाइम। अगर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम, डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम, है ना? सो दैट कुड बी अ कंडीशन। और अगर कोई अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट आपका हो पाएगा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। जो हमने इंश्योरेंस और वेजरिंग का डिफरेंस देखा था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना? वैसे वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, बट जनरली क्या होता है, ये यहाँ जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो इवेंट है दैट इवेंट इज कोलैटरल, ठीक है? वेजरिंग में दैट इवेंट इज कंसिडर्ड एज अनसर्टेन। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वो इवेंट के होने या ना होने पे ही डिपेंड होते हैं, बट अल्टीमेटली कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो इवेंट है उस पे क्या होना चाहिए, उसमें बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट होता है पार्टीज का। बट वेजरिंग में हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इवेंट पार्टीज का कोई बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मनी या मनीज वर्थ से मतलब होता है। सो ये जो हमने डिफरेंस देखा था वो लास्ट यूनिट में भी देखा था। किसी को कोई डाउट है? देन हमने देखा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट। लगता है एज इफ ये कॉन्ट्रैक्ट है बट ये रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रियल में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रियल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देर आर सर्टन थिंग्स नीड टू बी फुलफिल्ड, जैसे कि प्रॉमिस होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, देन एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर वो एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसको इन्फोर्सिबिलिटी के एलिमेंट लगेंगे, देन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। एक हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ये सारे प्रोसेस थ्रू जाता है। बट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? अगर कोई फाइंडर ऑफ गुड्स हो और फाइंडर ऑफ गुड्स को गुड्स मिल जाए तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे, दैट ऑब्लिगेशन विल बी नोन एज quasi contractual obligation that you will have to return the goods to the true owner। जैसे अपना कंसिडरेशन के लिए एक लैटिन वर्ड है quid pro quo, that is something in return, या फिर अपना same thing in same sense, consensus and adam, same thing in same sense, उसके लिए एक लैटिन वर्ड है। इस इन द सेम वे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने यहाँ एक मैक्सिम है, no one must grow rich out of another's loss। कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में अगर अगर किसी प्रॉमिसर ने कोई या फाइंडर ऑफ गुड्स ने गुड्स उठा लिया, फाइंडर ऑफ गुड्स ने वो गुड्स को उठा लिया, तो क्या अल्टीमेटली वो सामने वाले पर्सन से रिकवर कर सकता है वो पैसा या वो अमाउंट? रिकवर कर सकता है,
दैट पर्सन इज नॉट लाइबल टू रिकवर. बट क्या राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? जब तक आप मुझे वो पैसा नहीं देते मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा. सो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज. उसमें भी कुछ केसेस, कुछ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस ऐसे थे जहां पे क्या करना चाहिए कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है या फिर जो जिसने हेल्प किया है उसको क्या करना चाहिए, उतना रिटर्न वापस देना चाहिए. अगर किसी इनकैपेबल को, माइनर का तो पता ही है, माइनर के इसमें देखा, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज void ab initio, but if necessaries are provided to minor, then they can be recovered from the estate of the minor only up to the extent of his property. In the same way माइनर की तरह बाकी लोग भी कुछ इनकेपेबल होते हैं, जैसे कि कोई इडियट पर्सन है, अनसाउंड माइंड, बेसिकली नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग है. सो ये जो इनकेपेबल लोग हैं, अगर ये लोगों को आपने नेसेसिटीज प्रोवाइड किए तो कैन यू रिकवर? अल्टीमेटली जो इनकेपेबल है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड इफ यू कॉन्ट्रैक्ट विद देम मनी इज नॉट रिकवरेबल, है ना, मनी रिकवर नहीं. बट अगर आपने नेसेसिटीज प्रोवाइड किया है टू एनी इनकेपेबल पर्सन, then that will be recover up to extent of their property. प्रॉपर्टी कम पड़ गई तो जितना है उतना ही रिकवर कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं. या फिर पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. इंटरेस्टेड पर्सन में मैंने एग्जाम्पल, जैसे ये रेंट का एग्जाम्पल दिया था, एक बिल्डिंग है, इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब होता है बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी वो सर्टन गुड्स में अगर थर्ड पर्सन को बेनिफिट है और वो थर्ड पर्सन ने उसका बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट यूज करके कोई पेमेंट किया है, तो अल्टीमेटली वो पेमेंट रिकवर कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है. जैसे एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था, बिल्डिंग में रेंट से एक पार्टी रह रही है, बट वो बिल्डिंग खुद ओन करती है क्या? नहीं करती है. वो जो खुद ओनर ऑफ द बिल्डिंग है वो रहता है अब्रॉड में. ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए कुछ लोग आ गए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है बहुत सालों से, तो यहाँ पे जो वहां पे वो बिल्डिंग के अंदर जो रेंट से रह रही है, टेनेंट जो रह रहा है रह रही है, उसने क्या किया, फॉर द टाइम बिंग कुछ पैसा पे किया, जो भी प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया. तो ये केस में जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, क्या उसको पैसा देने के लिए लाइबल है? यस. अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और वो जो टैक्स पेयर है, वो जो टैक्स रिकवर करने वाला है, उनके बीच में. बट एज अ थर्ड पर्सन, बट एज अ इंटरेस्टेड पर्सन क्या उसने पेमेंट दिया? हाँ. तो इन दैट केस दैट पार्टी विल लाइबल टू कंपेंसेट द अमाउंट. तो ये भी कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे, लाइक फाइंडर ऑफ गुड्स. या फिर ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट. ग्रेटिट्यूस का मतलब क्या होता है? खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से दिया है. नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब क्या? क्या वो पेड होगा? अल्टीमेटली पेड होगा. तो अगर कोई ऐसा एक्टिविटी है जो कि नॉन ग्रेटिट्यूस है और सामने वाले पर्सन ने उसके बेनिफिट एंजॉय किए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए. जैसे पिज्जा पिज्जा ऑर्डर किया था, रात में आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, गलती से बाजू वाले के घर पे गया, वो भी कोइंसिडेंटली पढ़ाई कर रहा था, उसको भूख लगी थी, उसने क्या किया, वो पिज्जा कंज्यूम कर लिया. तो क्या ये नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट था? आपने आपके मर्जी से उसको उसको पिज्जा प्रोवाइड किया क्या? नहीं किया. दैट वाज अ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट. और उसने क्या नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का बेनिफिट उठाया, मजा लुफ्त उठाया? हाँ. तो ही विल हैव टू कंपेंसेट इट. क्या कॉन्ट्रैक्ट था क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं था. बट अल्टीमेटली बिकॉज उसने बेनिफिट उठाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेट करना पड़ेगा, इंडिमनिफाई करना पड़ेगा. देन फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ बेली बोल सकती हूँ मैं. बेलर एंड बेली. बेली के पास कुछ टाइम तक गुड्स रहते हैं, तो क्या कुछ भी यूज कर सकता है क्या? वो अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता है, रीसेल नहीं कर सकता है, प्लेज नहीं कर सकता है. तो इन द सेम वे अगर फाइंडर ऑफ गुड्स है और उसने वो गुड्स उठाया है टू रिटर्न बैक टू द ट्रू ओनर, उसको पूरा पूरा वो गुड्स का क्या लेना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. वो गुड्स को अप्रोप्रिएट कर सकता है क्या? मतलब लोगों को बोल सकता है कि ये मैं ओनर हूं ये गुड्स का? अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है. मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोवर्जन. ये सारे जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ, दीज आर नथिंग बट द कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब हमारा कोई रियल में इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कर दी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए. एक तो आपको पता है कि आपने किसी को नेसेसिटी हेल्प किया, आइदर माइनर हो या इनकैपेबल पर्सन हो, या फिर आपने कोई नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट का मजा उठा लिया, या अल्टीमेटली आपने एज अ बेनिफिशियरी पेमेंट दे दिया, या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स बन गए, या फिर कोअर्जन में
बाय मिस्टेक पैसा आपको मिला, तो अल्टीमेटली आउट ऑफ कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इट विल बी योर ड्यूटी टू रिटर्न इट बैक टू द ट्रू ओनर, आइदर पैसा हो या गुड्स हो या जो भी आपका मैंडेटरी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। क्या फर्क होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में? जो ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्ट अंडर सेक्शन 10, ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इन्फोर्सिबिलिटी आर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्री कंसेंट है, टू पार्टीज है, सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है, एग्रीमेंट है, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। बट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं। अल्टीमेटली कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बाय डिफॉल्ट एंटर हो जाते हैं, वी विल हैव टू परफॉर्म। तो कुछ केसेस हमने नॉट ओनली फाइंडर ऑफ गुड्स, नॉट ओनली फाइंडर ऑफ गुड्स, कि आपने बेनिफिट उठाया कोई काम का नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का, तो आपके ऊपर कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। एज अ बेनिफिशियरी आपने अगर किसी को पे किया है, देन यू आर लाइबल टू रिकवर फ्रॉम द ट्रू ओनर, वो कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे। So there are number of things from where quasi contractual obligation create, not only by finder of goods. क्या quasi contractual obligation is imposed by law? Yes, it is imposed by law. आपने ऐसा किया है, इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है, शौनक क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, सुनना मैं जो बोल रही हूँ, इतना कष्ट क्यों उठाता है? जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है? यस, ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज? देयर इज अ फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज ने आपस में मिलजुल के म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, ऐसे ही फॉर्म नहीं हुआ है। जैसे कि कंपनी फॉर्म करना होता है, जैसे पार्टनरशिप होता है, या आप रेंट एग्रीमेंट करते हो, या जो भी सारी चीजें, दैट इज आउट ऑफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, because that is one of the essential element of the enforceability out of this 10 elements. So quasi contractual होता है imposed by law, automatic obligation आ जाते हैं, but contract is imposed by the mutual agreement or consent between the parties. समझा क्या? कुछ नहीं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है और एक है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये समझना है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई फाइंडर ऑफ गुड्स हो तो ही कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। किस किस पे कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्या बेनिफिशियरी पे आ सकते हैं? हाँ, किसी ने नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का बेनिफिट उठाया तो उस पे आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या आपने कोई इनकैपेबल पर्सन को नेसेसिटीज प्रोवाइड किया तो आ सकते हैं, अल्टीमेटली उसके ऊपर जिसको नेसेसिटीज प्रोवाइड किया उसके ऊपर आ सकते हैं। इवन माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड करना भी एक कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही हुआ, उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेट में से जितना बनता है उतना पे कर देना पड़ेगा। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। वो इवेंट को क्या बोलेंगे? कोलैटरल इवेंट बोलेंगे। क्या हमें कोलैटरल इवेंट के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है? वी हैव बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। क्या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और कॉन्टिंजेंट वैलिड है कि वॉइड है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ओके। व्हाट अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट? वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जो वेजरिंग की तरह दिखते हैं लेकिन वेजरिंग नहीं है। मुझे बताओ, हॉर्स रेस मोर देन 500 रुपीज इज वैलिड और नॉट? व्हाट इफ इट इज लेस देन 500 रुपीज? इट विल बी वॉइड, इट विल कम अंडर देन वेजरिंग एग्रीमेंट, कुछ भी कंडीशन है। बट ठीक है, अपने पास ऐसा है क्योंकि क्या है, प्रीवियसली इन इंडिया हॉर्स रेस वॉज कम्प्लीटली इलीगल एंड वॉइड। इसके लिए वो एक उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया, 500 रुपए के नीचे हो तो हम वॉइड कर देंगे, 500 के ऊपर है तो वैलिड। मतलब अल्टीमेटली हॉर्स रेस लगाओ लेकिन 500 के ऊपर लगाओ, ऐसा है, ऐसा ही। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, इंडेमनीफाई करने का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई करने का मतलब नुकसान का भरपाई करके देना। इंडेमनीफाई करके देना मतलब किसी पार्टी को नुकसान का भरपाई करके देना, ओके। जो जो पार्टी सामने वाले को नुकसान भरपाई करके देने का प्रॉमिस करता है उसे क्या बोला जाएगा? अल्टीमेटली प्रॉमिसर, उसे बोला जाएगा इंडेमनीफायर। और जिसको जिसको हम लॉस से सेव करने वाले हैं उसको क्या बोला जाएगा? इंडेमनीफाइड बोला जाएगा।
क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? पाव भाजी की प्लेटों का एग्जाम्पल लिया था क्या? अच्छा, इंडेमनीफायर का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु सेव अनदर पर्सन फ्रॉम लॉस और हु प्रॉमिस टू सेव अनदर पर्सन फ्रॉम लॉस। और इंडेमनीफाइड का क्या मतलब होता है? इंडेमनीफाइड का मतलब होता है जिसको जिसको लॉस से सेव करने का प्रॉमिस किया है। अच्छे से बैठो उन्नति, ये मिताली। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कब होगा? दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेसली प्रॉमिस किया है, एक्सप्रेसली प्रॉमिस किया है कि इतना नुकसान हुआ तो इतनी हम भरपाई करके देंगे। और इम्प्लाइड कब होता है? व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के कंडक्ट से वो इन्फर किया जाता है, मतलब प्रॉमिस टू कंपेंसेट होता है। अभी है इम्प्लाइड का एक एग्जाम्पल। ओके, सो अल्टीमेटली मैं एक लॉस का एग्जांपल दूंगी। अगर आपने आपके फ्रेंड का गाड़ी क्या किया, आपने आपके फ्रेंड का गाड़ी लेके आ गए, अल्टीमेटली ओके, गाड़ी यूज करने के लिए लेके आ गए। मैं लॉस के बारे में बोलूंगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। और उसमें क्या किया, उसने स्पेसिफिकली इन्फॉर्म किया था, उसने स्पेसिफिकली इन्फॉर्म किया था कि इसके ब्रेक जरा लूज है, आराम से चलाना। फिर भी आपने क्या किया, कुछ तो कुछ तो हरकत कर दी गाड़ी में। सो इट इज योर इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन, और गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई, डैमेज हो गई, सो इट इज योर इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन कि उसको क्या करना है। अगर आपने इम्प्लाइडली उसको ठीक करके दे दिया, सो दैट इज इम्प्लाइडली आपको उसको इंडिमनिफाई करना पड़ेगा। और एक्सप्रेस मतलब क्या? पहले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न है। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यू। अभी promisee in the contract of indemnity acting within the scope of authority is entitled to recover from the promisor। क्या क्या रिकवर कर सकता है सामने वाला पर्सन? अगर आपने लॉस करके दिया, क्या डैमेजेस मांगेगा? डैमेजेस मांगेगा, नो प्रॉब्लम। क्या उसको कुछ खर्चा लगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, उस वो मांगेगा। या फिर उसको अगर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फ्रेंड की गाड़ी आपने ठोक दी और गाड़ी ठोक के टायर इतना जोर से उड़ के किसी के सर पे लग गया, उसने पुलिस केस कर दिया, तो यहाँ पे क्या वो गाड़ी रिकवर करने के पैसे लेगा? हाँ, ही विल टेक द जो कॉस्ट है, प्लस वो आदमी ने जो पुलिस में कंप्लेन किया है, उसका लॉयर का अपॉइंट किया है, वापस जो भी कॉम्प्रोमाइज सूट करने के लिए पैसा लगा, क्या आपसे वो इंडिमनिफाई मतलब वसूल करके लेगा? डेफिनेटली दैट पर्सन विल इंडिमनिफाई। देन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने लोग होते हैं? देयर आर थ्री पार्टीज, एक ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट होता है, थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, करेक्ट है। जो गारंटर होता है उसे क्या बोला जाएगा? जो गारंटर है, जो गारंटी देता है, उसे श्योरिटी बोला जाएगा। डेटर मतलब कौन? जिसके डिफॉल्ट पे जिसके डिफॉल्ट पे गारंटी दिया है, उसके लिए क्या बोला जाएगा? डेटर बोला जाएगा। और क्रेडिटर मतलब क्या? जो फंड्स प्रोवाइड करता है, जो पैसे प्रोवाइड करता है, दैट इज क्रेडिटर। दैट कैन आइदर बी अ पर्सन, दैट कैन आइदर बी अ बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सो क्या बैंक से लोन लेते टाइम पे आपको गारंटर या श्योरिटी लगता है? अल्टीमेटली लगता है। कोई बैंक दो श्योरिटी बोलते हैं, कोई बैंक एक गारंटर बोलता है, दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द लोन। सो अल्टीमेटली बैंक हो गई क्रेडिटर, आप लोन ले रहे हो, आप कौन हो गए? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर अल्टीमेटली आपके डिफॉल्ट करने के बाद वो क्या करेगा? श्योरिटी। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके और किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। डेटर को क्रेडिटर का पैसा देना होता है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? क्रेडिटर और श्योरिटी। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो कौन देगा? श्योरिटी देगा। अल्टीमेटली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी एंड बिटवीन द डेटर। क्योंकि श्योरिटी ने अगर डेटर के बिहाफ पे पैसा दिया है तो फर्दर श्योरिटी क्या डेटर से रिकवर करेगा? सो इसके लिए तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसको ट्रिपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। पर्पस क्या रहेगा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का? सिक्योरिटी, पेमेंट का सिक्योरिटी। क्योंकि क्रेडिटर को लग रहा है आप लोन देने के लायक नहीं हो, इसके लिए गारंटर को बुलवाया। सो दैट इज नथिंग बट द सिक्योरिटी इज द मेन पर्पस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट कुड बी कंसिडरेशन?
व्हाट कुड बी कंसिडरेशन? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंसिडरेशन होता है? कुछ नहीं, नहीं होता। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज नेसेसरी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज नेसेसरी। विदाउट कंसिडरेशन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। बट देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में कोई कंसिडरेशन की जरूरत है क्या? नो, एज सच नहीं है। सो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कंसिडरेशन ना हो तो भी हमें चलेगा, बट बाकी पार्टीज के बीच में, बिकॉज ये ट्रिपार्टिएट एग्रीमेंट है, क्या बाकी पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है? हाँ। और हमने देखा कि एडिक्वेट कंसिडर हमने देखा कि लॉफुल कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सो ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बट श्योरिटी क्रेडिटर का हमारा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट बाकी पार्टीज के बीच में देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर हो तो चलेगा आपको? आप क्रेडिटर हो, आप लोन दे रहे हो, अगर आप एक माइनर व्यक्ति को लोन दोगे क्या, चलेगा क्या आपको? श्योरिटी अपॉइंट करोगे। श्योरिटी कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। अगर श्योरिटी आप जिसको लोन दे रहे हो वो मेजर है, बट श्योरिटी माइनर है, तो चलना चाहिए क्या आपको? नो। सो प्रिंसिपल डेटर कैन बी इनकेपेबल। ही कैन बी इनकेपेबल। हो सकता है उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, सो ही कैन बी इनकेपेबल, बट द पर्सन हु इज टेकिंग गारंटी ऑन हिज बिहाफ शुड ऑलवेज बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। सो ये सारी कैपेबिलिटी के लिस्ट में वो आना चाहिए। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है? जब लाइबिलिटी टू पे आता है, प्रिंसिपल को उसका डेट वापस देना है, इसके लिए गारंटर लगाया है ना? सो देयर इज दिस लाइबिलिटी टू पे। यश, वो गौरव को उठा, जागा है? नो मिस रिप्रेजेंटेशन और नो कंसीलमेंट। यहाँ पे गारंटर के साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए क्या? दैट शुड नॉट बी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। उसको पूरे पूरे नॉलेज। और अगर गारंटर को पता ना होते हुए प्रिंसिपल और क्रेडिटर ने कांड कर दिया, कुछ अमाउंट बढ़ा दिया, कंडीशन में चेंज कर दिया, विदाउट द कंसेंट ऑफ हु? गारंटर, तो क्या ऑटोमेटिकली गारंटर का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा? यस। उसका गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा तुम तुम्हारा देख लो, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो तो मेरे को गारंटर क्यों बनाया? क्या गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग इज नेसेसरी? राइटिंग इज नेसेसरी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही हो, बट जो आप बैंक से वगैरह लोन लेते हो तो वो हमेशा रिटर्न ही होता है। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटर्न। सो आई वुड सजेस्ट और आई वुड से कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म। चाहे आप किसी एखादे पर्सन से, मतलब जो मनी लेंडर होता है, उससे भी लोन लेते हो, तो क्या वो कोई आपका मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन रखता है? तो वो रिटर्न में ही हो जाएगा अल्टीमेटली। बैंक तो बिना रिटर्न का कुछ करते ही नहीं है। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में को श्योरिटीज हो सकते हैं? मतलब एक से ज्यादा दो गारंटर हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, बैंक्स वाले ट्रांजेक्शन में होते हैं। सो श्योरिटी कैन बी मोर देन वन हो तो उसे को श्योरिटीज बोला जाएगा। अगर को श्योरिटीज है तो क्या श्योरिटी का रिस्क कम हो जाएगा? व्हाट इफ को श्योरिटी जॉइंस? करेक्ट है। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे श्योरिटी के कंसेंट के बगैर डिसीजन लिया है, तो श्योरिटी बोलेगा कि चल ठीक है, मैं नहीं देखता, श्योरिटी अपने हाथ ऊपर कर लेगा। बट अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए जाए जिसके वजह से को श्योरिटी बेनिफिट में हो, तो ये केस में को श्योरिटी का लाइबिलिटी विल बी सेम। को श्योरिटी का लाइबिलिटी चेंज नहीं होगा। बोल। यस यस, देयर कैन बी मोर देन वन प्रिंसिपल डेटर। दो लोगों को लोन, मतलब क्या है, दो तीन लोग मिलके एक बिजनेस करना चाहते, तीन लोग मिलके एक बैंक के पास चले गए, सर हमें बिजनेस लेना है, हमें नाम पे। जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, वैसे जॉइंटली भी लोन लिया जा सकता है। दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल देन। हम्म, जरूरी नहीं है। दो डेटर के लिए एक श्योरिटी हो सकता है, एक श्योरिटी के लिए दो डेटर हो सकता है, आइदर ऑफ द केस। जरूरी नहीं, दो के लिए दो हो सकता है। देन है गारंटी।
गारंटी क्या है? स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। गारंटी गिवन फॉर द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, 10 लाख का लोन दिया है, 10 लाख का गारंटी दो, ये हो गया स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, इसे बोला जाएगा स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब गारंटी इज गिवन फॉर द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। आप लोन ले रहे हो, आज 10 लाख का लिया, कल 12 लाख का लिया, परसों 5 लाख का लिया, सो गारंटी इज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज नथिंग बट द कंटिन्यूइंग गारंटी। What is nature and extent of surety's liability? The liability of surety is coextensive with that of the principal debtor. Coextensive with that of the principal debtor मतलब क्या? जो surety will step into shoes of principal debtor when principal debtor does not pay the loan amount. किसको पे करना पड़ेगा ultimately? Surety will have to pay. इसके लिए his liability is coextensive के बराबर। क्या श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी इन नेचर? अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा पे कर दिया तो श्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं किया तो देन सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर डेटर का ही लाइबिलिटी खत्म हो गया ड्यू टू सम रीजन, या फिर क्रेडिटर ने उसका लाइबिलिटी को क्या कर दिया, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, तो वो केस में क्या श्योरिटी का कोई काम रहेगा? श्योरिटी वोंट बी लाइबल। जिस टाइम पे प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है उसकी लाइबिलिटी से, उसी टाइम पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। क्या क्रेडिटर ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है? चाहो तो क्रेडिटर ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है कि ही विल प्रोसीड फर्स्ट अगेंस्ट द श्योरिटी, कर सकता है। क्रेडिटर विल हैव ऑप्शन टू डू कॉन्ट्रैक्ट दैट आई विल प्रोसीड फर्स्ट अगेंस्ट श्योरिटी। इसका मतलब है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को मैंने लोन दिया, प्रिंसिपल डेटर का है कौन? एक गारंटर है जो कि श्योरिटी है। मैं जब लोन मांगूंगा या लोन का रिकवरी करूंगा तो मैं डेटर के पास नहीं जाऊंगा, मेरे को उस पर रत्ती पर भरोसा नहीं है, मैं डायरेक्टली किससे लोन का अमाउंट मांगूंगा? श्योरिटी से। क्या क्रेडिटर के पास ये ऑप्शन होता है ये चीजें करने का? कर सकता है। फर्दर अल्टीमेटली क्या होएगा? श्योरिटी विल रिकवर द अमाउंट और श्योरिटी विल इंडिमनिफाई द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए वैसा टर्म, तभी जाके क्रेडिटर प्रोसीड कर सकता है, नहीं तो वो प्राइमरी सेकेंडरी इंप्लाइड वैसा ही होगा। बट इफ द टर्म is present in the contract, then creditor can proceed first against the surety. श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाएगा? जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो गया, श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर कैसे? सबसे पहले बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय नोटिस। अगर क्रेडिटर को नहीं करना है कंटिन्यू, तो क्रेडिटर ने क्या कर दिया? नोटिस दे दिया। नोटिस जिस दिन तक दिया है उस दिन के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए ही इज नॉट लाइबल। क्या उसके पहले के ट्रांजैक्शन के लिए ही विल बी इक्वली लाइबल। देन है, अगर श्योरिटी का डेथ हो गया तो अल्टीमेटली जिस दिन डेथ हुआ है उसके दिन तक या उसके पहले दिन तक कौन लाइबल रहेगा? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्योरिटी। उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए इट विल बी ट्रांजैक्शन कम्स टू एन एंड। या फिर बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है क्या? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया है? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट हो गया है। तो ये केस में क्या अल्टीमेटली श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा? हाँ, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो गया है। एंड विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन पता चले अगर श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो वैसे भी वॉइड रहता है। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएंस कर दिया, चेंज कर दिया डेटर को कॉन्फिडेंस में लेकर, तो क्या श्योरिटी रिवोक हो जाएगा? द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल गेट ऑटोमेटिकली रिवोक। या फिर प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, तो प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, क्रेडिटर और डेटर के आपसी संबंध अच्छे बन गए, क्रेडिटर ने डेटर को ही बोल दिया चल जा, मैं तेरे को तू मेरे को डेट ही मत देना या तू मेरे को लोन ही मत दे, मैंने तुझे माफ किया, तो क्या वो श्योरिटी से वसूल कर पाएगा? डेफिनेटली ही कैन नॉट रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम द श्योरिटी। देन discharge of the surety when creditor compounds with or gives or agree not to sue the principal debtor। अल्टीमेटली क्या है? डेटर और क्रेडिटर का जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? बोले हम दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे और वो एग्रीमेंट में
किसको फंसाएंगे? श्योरिटी को फंसाएंगे। तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी से? श्योरिटी विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज। बट कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहां पे श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म नहीं होता है। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाए, बट दैट वुड बी टू द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी, तो क्या डिस्चार्ज होएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे को श्योरिटी ज्वाइन हो गया, क्या को श्योरिटी के आने से क्रेडिट इसका श्योरिटी का बर्डन कम होगा? हाँ। भूषण मैंने क्या बोला समझाओ हिंदी में, मैंने क्या बोला समझाओ हिंदी में। क्रेडिट को श्योरिटी के ज्वाइन होने से क्रेडिटर का बर्डन कम होगा। कैसे होगा बोलो? नहीं समझाए तो सीधा बोलो। तुम लोगों को समझता है तो हाँ करो, नहीं समझता है तो मत, हाँ मत किया करो। नहीं समझा बोलने का? समझा क्या? हाँ तो बोल वैसा, चेहरे से दिखता है। सी, अगर को श्योरिटीज है, को श्योरिटीज है, अभी के लिए समझ लो भूषण तूने क्या किया है, गारंटी लिया है एक कॉन्ट्रैक्ट का। कौन से कॉन्ट्रैक्ट का गारंटी लिया है? ये रानी है, रानी ने मुझसे लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया। मैं कौन हुई? मैं क्रेडिटर, क्योंकि मैं लोन दे रही हूँ। ये कौन हुई? डेटर। शी इज अ प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि उसने लोन लिया है। अल्टीमेटली वो हु आर यू? यू आर गारंटर। किसके लोन का गारंटी दिया है? किसके लोन का? जिसका फोन बजा उसके लोन का गारंटी दिया है। तो अभी क्या है, वो अगर पैसा नहीं देगी तो कौन देगा? तू देगा। अल्टीमेटली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर कोई चेंज होता है तो श्योरिटी का लाइबिलिटी खत्म हो जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई ऐसा चेंज होता है जिसके वजह से श्योरिटी का बर्डन कम हो जाता है, या दैट विल बी बेनिफिट। अभी मैंने श्योरिटी में इसको ला लिया, अपने मंथन को। श्योरिटी में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी, मैं क्रेडिटर हूं, तो मैंने क्या किया, मंथन को एज ए श्योरिटी ऐड होने को बोला। अभी जो 10 लाख का तेरे ऊपर बर्डन था, क्या वो कम हो गया? कितना? 5 लाख हो गया। सो ऐसा कोई चेंज है कॉन्ट्रैक्ट में जिसके वजह से को श्योरिटी का बर्डन कम होता है, वहां पे को श्योरिटी का लाइबिलिटी विल नॉट गेट डिस्चार्ज। श्योरिटी विल बी स्टिल लाइबल बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल टू हिम, है ना? या फिर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो क्या ये श्योरिटी को बेनिफिट मिला है? प्रिंसिपल डेटर का पहले डेट अमाउंट था 1 साल, अभी बोला चल ठीक है 1.5 साल का मैं टाइम देता हूँ या 1.5 साल का टाइम देती हूँ, तो अल्टीमेटली 1.5 साल के समय में प्रिंसिपल डेटर ही खुद पैसा दे देगा, तो श्योरिटी की क्या जरूरत? क्या ये केस में श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा? श्योरिटी का लाइबिलिटी विल नॉट गेट डिस्चार्ज बिकॉज दैट विल गिव बेनिफिट टू द श्योरिटी। इसके लिए बोलो, गिव टाइम, गिव एक्स्ट्रा टाइम मतलब क्या है? डेट है 1 साल का, डेट 1 साल का, मैं क्रेडिटर हूँ, ये प्रिंसिपल है, मेरे को 1 साल में उसने 10 लाख रुपया देना था। बाद में मेरे को पता चला कि इसका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, 1 साल में नहीं दे पाएगी, तो इसने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैम 1 साल का 1.5 साल कर दो। सो आई हैव एक्सटेंडेड द टाइम। change in the time is also change in condition to a contract और change in terms and conditions। तो जनरली अपने रूल के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ तो वो उसके वजह से क्या क्रेडिटर का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा। बट क्या पॉजिटिव चेंज है, ऐसा चेंज है इसके वजह से मेरा चेंज क्या इसको बेनिफिट करेगा? हाँ करेगा। 1 साल में वो पैसा नहीं दे पाई तो इसको देना पड़ रहा था, और मैंने 1.5 साल बढ़ा कर दिया, तो ये 1.5 साल में पैसे दे देगी ना, इसकी क्या जरूरत है ना? चेंज इज नोन बाय श्योरिटी मतलब चेंज इज नोन टू श्योरिटी, ऑफ कोर्स इज नॉट डिस्चार्ज इफ सी। कब होगा श्योरिटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज? व्हेन चेंज इज मेड विदाउट हिज कंसेंट, देन ही विल, वो हाथ ऊपर करेगा मेरे को क्या करना है तुम लोग देख लो। हाँ, विदाउट हिज कंसेंट चेंज होगा, वरायंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो देन हिज लाइबिलिटी विल डिस्चार्ज। बट इफ without his consent, even without his consent, there is change in terms and conditions of contract, but with benefit to surety, then his liability will not get over, will not get discharged. अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या गारंटर को चीजें छुपाकर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली बी void in nature। उसके लिए तो श्योरिटी यही नहीं रहेगा, लाइबल ही नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं आता।
मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहा है कि बहुत पटपट पटपट बोल रही हूँ मैं? ठीक है, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का, हाँ नहीं करने का बैल के तरह। नहीं समझा मैम, फिर से समझा। क्या हो गया? सही तो है, वो नंदी बैल हाँ हाँ करता रहता है ना वो। कौन, मैं? डाउट? मैं क्या बोल रही हूँ, डाउट पूछो। ऐसा मत पूछो कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, मैम आप कौन हो, अपन लॉ तो पढ़ रहे, ऐसा कुछ मत पूछो। बट डाउट है तो पूछो। कंसेप्ट समझा तो हाँ बोलने का, नहीं समझा तो नहीं बोलने का। बी फर्म, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ भी अपने हाँ हाँ नहीं करने का। एग्जाम में आया तो क्या करोगे? थोड़ा सिंसियर बन के समझ के लेने का। अभी ये भूषण को वो कंसेप्ट नहीं समझा, उसके चेहरे पे दिख रहा है, वो सोच रहा है ये हो क्या रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है क्या। अभी समझा बोलने के बाद? अगर किसने बोला तो मैं स्पेसिफिकली उसको समझा सकती हूँ, तो नहीं बोलने का। समझा तो समझा बोलने का। देन राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है? राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर कुछ होंगे, राइट अगेंस्ट डेटर और को श्योरिटीज कुछ होंगे। डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स होंगे? किसके बोल रही हूँ, श्योरिटी को डेटर के अगेंस्ट क्या राइट होंगे? सो क्या राइट ऑफ सब्रोगेशन होगा? क्या होता है सब्रोगेशन, क्या होता है? व्हाट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन? What is right of subrogation? That is the right to surety against principal debt. What is right of subrogation? जो श्योरिटी ने पैसा भरा है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, वो किससे रिकवर करेगा? सो अल्टीमेटली श्योरिटी क्या क्रेडिटर के भी स्टेप में शूज हो गया, शूज में स्टेप हो गया। अल्टीमेटली यस, क्योंकि अभी ऐसा माना जाएगा एज इफ लोन किसने दिया है, श्योरिटी ने दिया है। सो ही विल स्टेप इनटू शूज ऑफ समटाइम क्रेडिटर समटाइम डेटर। सो राइट ऑफ सब्रोगेशन मतलब ही विल स्टेप इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। क्या हुआ हंसने को? क्या श्योरिटी को भी इंडिमनिफाई करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, श्योरिटी ने पे किया है तो इंडिमनिफाई करना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट टू होम? राइट टू श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई सिक्योरिटी रखा है, 10 लाख का लोन है, डेटर ने क्या बोला, क्रेडिटर ने क्या बोला डेटर को, देख तू गारंटर तो रख रहा है पर वो गारंटर पे भी भरोसा नहीं है मेरे को, एक काम कर, थोड़ा सा ये रख सिक्योरिटी रख। तो 10 लाख का लोन देकर 5 लाख की गाड़ी रखी, 5 लाख की सिक्योरिटी रखी। अभी डेटर ने 10 लाख का लोन नहीं दिया, तो क्या ये 5 लाख की गाड़ी बेचने के लिए लाइबल होगा क्रेडिटर? हाँ। और बचा हुआ पैसा श्योरिटी, क्या वो ऐसा बोल सकता है कि ले तू तेरी गाड़ी ले ले 5 लाख रुपए की, मैं 10 लाख रुपए पूरे श्योरिटी से वसूल कर सकता हूँ? नहीं, श्योरिटी विल हैव ऑल राइट टू टेक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी, प्रिंसिपल्स सिक्योरिटी। 10 लाख का लोन है, अच्छा दे दे दे। हम्म। तो वैसा नहीं होगा, अरे अगर कोई गारंटर है ना, तो गारंटर के केस में एग्जैक्टली वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हो जाएगा। गारंटर के केस में अगर गारंटर पे भरोसा ना हो तो थोड़ा सिक्योरिटी और थोड़ा लोन लिया जा सकता है। हम्म।
90% ऑफ द टाइम दैट विल डिपेंड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर. हाँ, बोल. देगा देगा, देता है. ऐसा होएगा क्या? गोल्ड लोन के केस में होगा, बट गाड़ी के केस में सी इट डेप्रिशिएट. इट डेप्रिशिएट होगा. अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा है तो क्यों नहीं मिलेगा पैसा? मिलेगा ना, और वो बैंक है, कोई गफला नहीं करेगी. राइट टू सेट ऑफ, क्या श्योरिटी को सेट ऑफ का राइट मिलता है? श्योरिटी विल हैव राइट टू सेट ऑफ. क्रेडिटर और डेटर के बीच में कोई पहला लेन देन है तो वो काट छाट के बचा हुआ पैसा एज अ डेट माना जाएगा, और वो सेट ऑफ का बेनिफिट किसको मिलेगा? श्योरिटी को मिलेगा. अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोई पर्सन जब इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जाता है अप टू एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो क्या प्रपोर्शनेट रिडक्शन इन शेयर होगा? हाँ, यस डेफिनेटली होगा. तो श्योरिटी से पूरा नहीं रिकवर करेंगे, जितना डेटर से रिकवर कर सकते थे उसके प्रपोर्शनेटली अमाउंट का एक इसको भी मिलेगा, श्योरिटी को भी फेवर मिलेगा. राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी. को श्योरिटी क्यों, क्या राइट है? को श्योरिटीज आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल. दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल. तो वो केस में अगर एक को श्योरिटी ने अनदर को श्योरिटी के बिहाफ पे कुछ पेमेंट किया है तो क्या वो लाइबल टू रिकवर फ्रॉम दैट को श्योरिटी है? डेफिनेटली यस. अगर अलग अलग शेयर है तो एक का 50% है, एक का 30% है और एक का 20% है. सो को श्योरिटी आर लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर इक्वल बट प्रपोर्शनेट जितना भी उनका शेयर है. बट अगर किसी को श्योरिटी ने पेमेंट में गफला किया या डिफॉल्ट इन पेमेंट किया तो अनदर को श्योरिटीज विल लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच? अप टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर और 50% इक्वल. सो दे विल लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली. मतलब क्या? अगर कोई 50% प्रपोर्शन है और एक आधे ने गफला किया तो उसको ज्यादा क्यों पे करना पड़ेगा? वो बोलेगा मेरा स्टेक 50% है, स्टेक इन लॉस 50% थोड़ी है. सो एवरी वन विल लाइबल टू पे इक्वली. बाद में वो भी रिकवर करेंगे उससे. क्या हुआ रे? चलो, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 7. एक डिफरेंस था जो मैं चाहती हूँ तुम लोग रीड करो. सो एक मिनट. समझा क्या? सब कुछ कंसेप्ट एकदम क्लियर है. मैं यहाँ जो जो पढ़ाती हूँ घर पे जाके तुम लोग अगर रीड करोगे इतना मस्त समझेगा. तुम लोग मेरे को कल आके बोलोगे मैम आपने 6-7 यूनिट पढ़ाया, हमने घर पे पढ़ा, कुछ भी डाउट नहीं है. ऐसे क्रॉस स्टडी किया करो. छोटे छोटे ये तो यूनिट है. आज सच में देखो मैंने जो पढ़ाया घर जाके मन लगा के तुम लोग तुम्हारे रूम में बैठ के अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे तुम लोगों को शांति मिलती है. जहां पे शांति से, मतलब ऐसा नहीं कि टीवी के सामने पढ़ लिया, मोबाइल के सामने पढ़ लिया. टेरेस होगा, गार्डन होगा, जहां पे शांति मिलती वहां पे जाके पढ़ो. शांति मतलब पीस, वो वाली शांति नहीं. पीस होता है ना. हाँ. नहीं, नहीं, विक्ट्री होता है. पीस क्या होता है? पीस क्या होता है? अच्छा, शांति शांति, ये देखो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सो आई वांट यू टू गो थ्रू द डिफरेंस. जब मैं अनाउंस करूंगी ब्रेक लो तभी ब्रेक मिलेगा, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा. रीड करो डिफरेंस में, 2 मिनट में आ रही हूँ.
किसने मेरे को बोला था मिताली 7 मिनट जल्दी नहीं छोड़ा? 7 से 8 मिनट. Someone either told me, ma'am, it is a surprise, big surprise. अरे वो नवनीत सर है बाबा, मैं अपना नॉर्मल, वो एक्सपर्ट है, वो नवनीत सर है, एक्सपर्ट है एकदम. उनका क्या ऐसे यू कवर हो जाएगा. मेरे को थोड़ा आराम से, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, आराम से पढ़ाती हूँ मैं. तुम लोगों के ऐसे दिमाग में दिल में जाना चाहिए. मिलेगा मिलेगा, मैं मना ही नहीं किया, मैंने मिलेगा. अच्छा, ये रीड कर लिया? ये रीड करो. अरे इसके नीचे का कॉलम है बच्चों, देख लो. रीड करो चलो. जितनी ज्यादा तुम लोग बड़बड़ करोगे उतना कम ब्रेक मिलेगा, प्लीज. ऐसे भी तो बड़बड़ करके सही है ना प्रियांक? तुम लोग, आई विल कंसिडर यू, क्योंकि मेरे आने से चल, आकांक्षा का टिफिन ही गिर गया, मतलब उसको अभी खाना ही नहीं रहा, तो ब्रेक की क्या जरूरत है? सच में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे अभी. ठीक है चलो, मुझे लगा था तुम लोग शाने बच्चे हो, पर बहुत येड़े बच्चे हो. यूनिट नंबर 6 मैं होमवर्क दे रही हूँ. मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो सबको, यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है लोग, सबको करना पड़ेगा इन द न्यू पैटर्न. अगर एक क्वेश्चन आप 2 बार सॉल्व कर लोगे तो इसमें आपका ही अच्छा ही है, आपका ही भलाई है. कुछ आपकी गलती नहीं होने वाली, उसमें कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, या कुछ अन्याय नहीं हुआ है. ऐसा बिहेव मत करना, क्या हो गया मेरे साथ क्या नहीं. मैंने ये माइनर वाला तुम लोगों को पहले ही सॉल्व करने बोला था. Unit 6, 7, 8. All the questions are homework. टाइम दे रही. एक दिन में नहीं. आज क्या डेट है? इट इज 17th of June. 23 को संडे आएगा क्या? 24th of June. ये ग्रुप पे डालो, जो प्रेजेंट है, जो अब्सेंट है, उन सबके लिए होमवर्क. आपके जो फ्रेंड्स है उनको बाकी गॉसिप क्लास की बताने के साथ साथ ये भी बता देना कि मैम ने होमवर्क दिया है. क्यों? एक मिनट, कॉलेज मतलब क्या? एक जन कोई बोलेगा क्या मेरे को कुछ? हाँ बोल. एक शांति शांति. हाँ, मंडे टू फ्राइडे
मंडे टू थर्सडे एक, फ्राइडे टू, तुम लोग स्प्लिट होने वाले हो बेसिकली, है ना? कौन लोग मंडे टू थर्सडे आ रहे हैं मुझे बोलो, देखने दो मेरे को जरा। ओके, और कौन लोग फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहे हैं? फ्राइडे, अरे ऐसा क्यों रे? कॉलेज क्या जरूरी है क्या जाना? कौन सा कॉलेज है? सिम्बोसिस? हाँ, कॉलेज, तुम लोगों के कॉलेज बहुत परेशानी करता है। कुछ नहीं, अभी तुमको लगेगा कि डेली जाना है, बाद में तुम लोग ही नहीं जाओगे। कब से ये रूटीन है? वाह। सो एवरीवन, फॉर एवरीवन, जो मंडे, मंडे कौन लोग आने वाले 24 को? मंडे वाले आने वाले मंडे दिखाएंगे, और फ्राइडे वाले आने वाले फ्राइडे दिखाएंगे। जो लोग स्मार्ट होते हैं उनको कम टाइम मिलता है, ऐसा समझ के तुम लोग मंडे दिखाओ। अभी आर्ग्यूमेंट उस बात पे मत करते बैठो। हाँ, तो तुम लोग राधिका मैम के स्टूडेंट हो, लॉजिकल के साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए। जो भी है, जो भी फर्स्ट प्लस क्लास आएगा 8 दिन के बाद, मैं सबका बुक चेक करूंगी, और मुझे सबके नोटबुक में न्यू पैटर्न में अच्छे से हैंडराइटिंग में क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। और ऐसा नहीं कि करना बोल के कर दिया, देख के कर दिया। मैंने जो पढ़ाए हैं घर पे जाओ, उसको, मन में बोर होता है तो जोर जोर से रीड करो, आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब होना चाहिए, इतना जोर से रीड करो कि आपके मम्मी पापा को डिस्टर्ब होना चाहिए, क्या पढ़ रही है, खुश हो जाएंगे एकदम। कभी कभी क्या होता है, थियरी सब्जेक्ट पढ़ने को मे भी आपको बोर हो सकता है, मे भी मन में ऐसा पढ़ोगे तो, क्या मन में पढ़ोगे तो बोर हो सकता है, बट अगर आप लाउडली लाउडली पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। लाउडली पढ़ो, क्या होता है, सबको सुनाओ। अब इसमें क्या हंसने वाली बात है? 6, 7, 8 यूनिट तुम लोग रीड करके सॉल्व करो, रीड करके सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि सब ले लिया साथ में सॉल्व कर दिया। रीड एंड सॉल्व। अभी यूनिट 9 का रिवीजन बचा है ना, मैं क्या बोलती हूँ, कर ही लेते हैं ना। मैंने क्या बोला है, ब्रेक मैं जब अनाउंस करूंगी 15 मिनट, मैं आने से पहले भी तो मैं देख रही थी टिफिन खा ही रहे थे ना। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्रियांक मोर्चा वोर्चा निकालेगा। तो हाँ, ऐसे नहीं कभी बोलेंगे कि मैम चलो ठीक है पढ़ा दो 5 मिनट 10 मिनट, कभी नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, तुम लोगों को बहुत एक्स्ट्रा 5-5, 10-10 मिनट मिलते ही है, तो वो आपको ऐसे बोनस, मेरा नहीं, मेरा नहीं, बट बाकी लेक्चर्स में आपको मिलता है। हाँ, सो ले लो ब्रेक ले लो टिल 2। जो भी अगले आएंगे टीचर वो उनके हाथ में रहेगा। मैं वैसे 15 ही मिनट देने वाली थी, बट सब लोगों एकदम भड़क गए, ज्यादा ही भड़क गए, तो आज जरा एंजॉय